साथियों, किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते जब कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट कर जाता है, कोई भी लोन हो, चाहे सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड लोन ही क्यों ना हो, यदि कोई व्यक्ति लोन नहीं भर पाता है तो क्या बैंक्स या एनबीएफसी उस व्यक्ति को आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत नोटिस भेज सकती है? क्या बैंकों और एनबीएफसी को यह अधिकार है कि वह अपने क्लाइंट को लीगल क्रिमिनल नोटिस भेजे? आज इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं। साथियों, आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 406। आज आप भी सोच रहे होंगे कि मार्च महीने में 2025 में मैं आईपीसी के जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे तमाम साथी सब्सक्राइबर्स लॉ का नॉलेज रखते हैं, अपडेट हो चुके हैं और वह भली भांति जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता अतीत का हिस्सा बन चुकी है और वर्तमान में अस्तित्व में है भारतीय न्याय संहिता। तो जो मैं आईपीसी 420, 406 की बात कर रहा हूं, उसको आप भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318 भी समझें। अब होता क्या है कि किसी व्यक्ति ने लोन लिया, लोन हर व्यक्ति भरना चाहता है, कितनी भी विषम परिस्थितियां क्यों नहीं हो, कितने भी बुरे हालात क्यों नहीं हो, जब तक व्यक्ति लोन के दलदल में पूरी तरह दस नहीं जाएगा ना, तब तक वह लोन भरता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को लगता है कि मैं अब तो इतना रसातल में जा चुका हूं, न तो मुझे दूसरी एनबीएफसी या बैंक से लोन मिलेगा, न मुझे मित्र रिश्तेदार परिचित पैसा दे रहे हैं, न मेरी इनकम से इतना बच पा रहा है कि मैं सभी को भुगतान कर पाऊं। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति के पास लोन डिफॉल्ट होने के अलावा दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है। लेकिन जब व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है ना, तो पहला डर होता है कि मैं जेल नहीं चला जाऊं, मुझे सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाए, मुझे पुलिस उठाकर नहीं ले जाए। और यही बात हर लोन डिफॉल्टर को खटकती है। आज इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, बैंक जब भी कोई कानूनी कार्रवाई करती है, एनबीएफसी जब भी कोई कानूनी कार्रवाई करती है, तो उसका पहला माध्यम होता है नोटिस, लीगल नोटिस। अब बाकी सारे नोटिसों पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, आपको सेक्शन 25 का नोटिस भी आता है, सेक्शन 138 एनआई एक्ट का नोटिस, डिमांड नोटिस भी आता है, नॉर्मल लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस भी आते हैं, आर्बिट्रेशन के लिए धारा 62 का, धारा 21 का नोटिस भी आता है। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वह करने जा रहे हैं स्पेशली केवल और केवल आईपीसी 420, 406, साथ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 और 318 के बारे में। अब किसी व्यक्ति ने लोन लिया और लोन लेकर उसने लोन नहीं भरा, तो फिलहाल के जो मेरे अनुभव हैं, उन अनुभवों को आपके सामने मैं साझा करूंगा। और वो अनुभव ये है कि यदि आप लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो कंपनी सबसे पहले तो आपको रिकवरी कॉल्स करेगी, रिकवरी एजेंट भेजेगी, इसके बाद लोन रिकॉल नोटिस, लोन डिमांड नोटिस, सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, आर्बिट्रेशन, ये सारी कार्रवाइयां करती है। लेकिन इन सारी बातों के साथ में क्या कंपनी 420, 406 की कार्रवाई कर सकती है? क्या 316, 318 का नोटिस भेज सकती है? तो जवाब है जी हां, कंपनी आपको 420, 406 का नोटिस भेज सकती है। लेकिन जुलाई 2024 के बाद जब कानून बदल गए, उसके बाद भी कई रिकवरी एजेंट
जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कानून का ज्ञान नहीं है। कई कंपनियां भी अपने लीगल फर्म के नाम से या फिर एडवोकेट्स के नाम पे खुद सील और ठप्पे मारकर नोटिस भेज रही है 420 406 के। तो वो तो सारे नोटिस शून्य है, जिनका कोई विधिक अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि जो कानून में नहीं है उनमें कार्रवाई क्या करेंगे आप। लेकिन बात यह है कि जो अवेयर हो चुके हैं, जो रिकवरी एजेंट पढ़े लिखे हैं, अब आप ये कहोगे सर रिकवरी एजेंट का नाम क्यों ले रहे हो, नोटिस तो कंपनियां भेजती है। नहीं, हमारे कुछ रिकवरी एजेंट हैं जो वकील की भूमिका भी निभाते हैं, लीगल फर्म की भूमिका भी निभाते हैं। एक अच्छे रिकवरी एजेंट के साथ गुंडागर्दी वाले और बदमाश रिकवरी एजेंट की भूमिका भी निभाते हैं। वो रिकवरी एजेंट ये जानते ही नहीं है और वो भारत सरकार के प्रतीक चिन्हों को लेकर नोटिस बनाते हैं। ऐसे ऐसे नोटिस लिखते हैं कि कभी कभी कितनी भी थकान क्यों न हो पूरी उतर जाती है। तो रिकवरी एजेंट यदि कोई नोटिस भेजता है ना कि दिल्ली बार एसोसिएशन जांच करेगी, आप फ्रॉड ग्राहक के रूप में काउंट हो गए, एडवोकेट सुमित त्यागी रणवीर सिंह के साथ आएंगे, ये बातें तो हो गई पुरानी। कंज्यूमर कोर्ट ऑफ इंडिया का एक वो भारत सरकार का स्तंभ लेके नोटिस बनाते हैं, बेचारे जेल चले जाएंगे किसी दिन किसी ने शिकायत कर ली तो उन नोटिसों को छोड़ो, हम बात कर रहे हैं रियल लीगल नोटिस की। जब भी आपको कोई भारतीय न्याय संहिता की धारा 316, 318, 351 अगर ये नोटिस आता है, मेल से आता है या डाक से आता है, आपको इसका रिप्लाई जरूर देना चाहिए, क्योंकि इन सारी एनबीएफसी कंपनियों ने कलकत्ता को अपना गढ़ बना लिया है। वह क्या करती है, कलकत्ता का लोकल एड्रेस बताती है, खुद का ब्रांच ऑफिस, और उसके बाद वो ब्रांच ऑफिस बता के आपको लीगल नोटिस भेजती है। अब ऐसे लीगल नोटिस के अंदर आप यदि उसका प्रॉपर रिप्लाई करते हो और रजिस्टर्ड पोस्ट से रिप्लाई करते हो, यदि आपने प्रायर नोटिस दिया है तो प्रायर नोटिस का जिक्र नोटिस में होना चाहिए जवाब में। यदि आर्बिट्रेशन की कार्रवाई उन्होंने कर ली है तो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई होनी चाहिए। और क्यों आप द्वारा कोई ऐसा कृत्य नहीं किया गया जो 316 और 318 के अंतर्गत आता है, ये बचाव लेना चाहिए। और ये बचाव लेकर जिस एडवोकेट के थ्रू, जिस लीगल फर्म के थ्रू आपको नोटिस आया है, आपको उनको तो रिप्लाई करना ही करना है, लेकिन साथ में उस ब्रांच पे भी रिप्लाई करना है जो ब्रांच उन्होंने शो की है। मैक्सिमम एनबीएफसी कंपनियां उन पतों पे होती नहीं है, या रिफ्यूज्ड लेने से इनकार के रिमार्क के साथ लौट के आ गया। ऐसी स्थिति में आपके ऊपर कोई 316, 318 का क्रिमिनल कंप्लेंट केस चल ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कंपनियां झूठ की बुनियाद पर अपना वृक्ष खड़ा करेगी, वो वृक्ष किस तरीके से फलीभूत होगा मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कि कई आर्बिट्रेटर महोदय भी अपना जो एड्रेस भेजते हैं ना, वो उस एड्रेस पे होते ही नहीं है। कई कंपनी के लीगल फर्म आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के लिए कंपनियों का जो ऑफिस का एड्रेस लिखती है, वहां कंपनियां ही नहीं होती है। आपको मालूम है, पहले थी वहां, अब नहीं है। क्यों? महंगाई बढ़ गई, खर्चे बढ़ गए, आप जैसे लोग लोन डिफॉल्ट कर रहे हैं, तो वो रेंट कैसे भरेंगे, स्टाफ की सैलरी कैसे देंगे, इसलिए इनका सारा काम हवा में चल रहा है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लगा रखे, उन सैटेलाइट से वर्किंग करते हैं ये लोग। हास्यास्पद बात है पर खर्च छोड़े। तो कंपनी आपको 316, 318 का नोटिस भेजती है, लेकिन मैंने एक चीज देखी है कि मैक्सिमम कंपनियां जब उनका सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट आर्बिट्रेशन फेल हो जाता है, तब वो 316, 318 की कार्रवाई करती है। और जिन तमाम लोगों ने 316 और 318 का जवाब दे दिया, यकीन मान के चलना कि उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं सकती है, अगर अच्छे तरीके से आपने जवाब दे दिया। एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको, जब 316 और 318 का जवाब दिया तो
तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि 316 और 318 के नोटिस में आपको, अगर आपने प्रायर नोटिस दिया है तो वो तो आपका पहला बचाव हो गया कि आपके मन में कोई इंटेंशन लोन का डिफॉल्ट करने का था ही नहीं। प्लस सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है कि लोन डिफॉल्ट हुआ है तो कंपनियां और बैंक सिविल उपचार अपनाएं। किसी व्यक्ति की पहली प्राथमिकता अपने परिवार के प्रति है, लोन के प्रति नहीं। इस बात को समझना है आपको। दूसरी बात, यदि आपने लोन लेते समय कोई गलत सैलरी स्लिप दी है, गलत एड्रेस दिया है, गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं, तो फिर आप गुनहगार हैं। लेकिन यह भी कह दूं, ये नहीं है कि बाद में आपने एड्रेस चेंज कराया तो गुनहगार बन गए, वो अलग चीज है। मतलब कोई फर्जी चीज आपने नहीं दी है तो इसके लिए आपको तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो भी आप ध्यान से सुने कि मैं आपको सतीश चंद्र रतनलाल शाह, दीपक गावा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, आईसीआईसी बैंक वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर, सुंदरम फाइनेंस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, बी प्रेमिनाथ वर्सेस मोहन कोइकाल, नरेंद्र कुमार एंड अदर्स, अनिल महाजन एंड बोर इंडस्ट्रीज, हरिदया रंजन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इंदर मोहन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल, एलपी फाइनेंस वर्सेस पी सदाशिवम, दलीप कौर वर्सेस जगनार सिंह, वशा होल्डिंग वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और भी बहुत सारे, लेकिन इस मैटर में ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे। तो ये सारे जजमेंट है, इन सारे जजमेंट को आपको सेक्शन 25 के रिप्लाई में यूज करना है। और एट द टाइम ऑफ कॉग्निजेंस आप अपने एडवोकेट के थ्रू अपने प्रायर नोटिस, आर्बिट्रेशन रिप्लाई और सेक्शन 316 और 318 के लिए आपने जो रिप्लाई भेजा है, यदि उन रिप्लाई के सारी चीजों को यदि आप कोर्ट में पेश करते हैं, यकीन मान के चलना आपके कॉग्निजेंस होगा ही नहीं। और इसके बावजूद यदि कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया तो उसकी रिवीजन सेशन कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट में खत्म। यानी कि आपका इंटेंशन लोन डिफॉल्ट करना नहीं था, आपकी विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात खराब हुए जिसके कारण लोन डिफॉल्ट हुआ। यह है महत्वपूर्ण बात, तो यह आपको समझनी है, यह ध्यान रख लीजिए आप। और प्रायर नोटिस भेजते हो, नोटिसों के जवाब देते हो, वो आपको कभी भी मेल से भेजने चाहिए, क्योंकि कोर्ट में बतौर एविडेंस ये सारे डॉक्यूमेंट काम में आते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखना कि 420, 406 के नोटिस हो या 316, 318 के नोटिस, कंपनियां भेजती जरूर है लेकिन उनका रिलीफ उनको मिलता नहीं है यदि एक जागरूक उपभोक्ता अपने अधिकारों के प्रति सजग हो, वह जानता हो। साथियों, सेक्शन 25 का रिप्लाई, 138 का रिप्लाई, क्रिमिनल कंप्लेंट का रिप्लाई, ईसीएस स्टॉप लेटर, आर्बिट्रेशन के रिप्लाई, ये सारे रिप्लाई आपको जब भी कोई नोटिस आए ना दे देने चाहिए। लेकिन एक बात कहूंगा, इन सब में महत्वपूर्ण होता है प्रायर नोटिस जो आपको देना चाहिए। तो साथियों, मैं एडवोकेट नरेंद्र जोशी कोशिश करता हूं कि आपको ऐसी यूनिक जानकारियां उपलब्ध कराऊं जो किसी चैनल पर आपको नहीं मिल पाए। तो जब भी ऐसी कोई नोटिस आए, घबराए नहीं, टाइम पे उनका जवाब दें। यदि सक्षम नहीं है किसी की कॉल बुकिंग में, वकील साहब की फीस ज्यादा लग रही है, तो सीधा एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के ज्वाइंट मेंबरशिप पे चले जाइए, जहां पे सीधे वीडियो देखिए। वीडियो में ब्लैक बोर्ड पे बता रखा है कि रिप्लाई कैसे बनाते हैं, और किसी वकील की जरूरत नहीं है आपको रिप्लाई तैयार करने के लिए। अपने रिप्लाई खुद तैयार करें, और उसके 12 बेनिफिट है। अगर आप एडवोकेट से रिप्लाई तैयार नहीं करा के खुद तैयार करते हो ना, उसके 12 बेनिफिट है, और वो सारे के सारे बेनिफिट बता चुका हूं मैं। कहां पर? अपने YouTube चैनल पे बता चुका हूं, पब्लिक वीडियो है, आप देख सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां, लोन डिफॉल्ट से रिलेटेड हमारे YouTube चैनल पर पोस्ट होती है। चैनल पे नए हो तो विजिट करो। फेसबुक पर देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, यूट्यूब पे जरूर चले जाइए, क्योंकि हर रविवार लाइव और हर गुरुवार मेंबरशिप लाइव स्पेशल रहता है, जहां कई यूनिक चीजों की जानकारी आपको मिलती है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।